बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इसी फैसले के मुताबिक उसे टेलीपैथी से महरूम करके एक आम सा आदमी बनाकर छोड़ दिया गया था। सुपरमास्टर एंथनी पाउलिया ने इस मसले पर गौर किया। जब एक पुरानी खटारा गाड़ी को मुरम्मत करके उसमें नया इंजन लगाकर उसे तेज़ रफ्तार बनाया जा सकता है, तो फिर बीजी थर्मल के अंदर एक नया इंजन या नया ब्रेन पैदा करके उसे कारआमद क्यों नहीं बनाया जा सकता। थर्मल में यही खराबी थी कि वो ज़हीन नहीं था। सुपरमास्टर ने सोचा, हमारे मुल्क में टेलीपैथी जानने वालों का कहत पड़ा है, ऐसे वक्त नाकारा ख्यालख्वानी करने वालों को कारआमद बनाना चाहिए। उनकी खराबियां और कमज़ोरियां दूर कर दी जाएं तो वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकेंगे। यही सोचकर उसने थर्मल को ब्रेन सर्जरी के लिए डॉक्टर डिसोजा के हवाले किया था। डॉक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि ऑपरेशन के नतीजे में जहनी कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी। उसने दुरुस्त कहा था। ऑपरेशन के बाद उसकी जहानत को आजमाया गया तो उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की बेशुमार बातें बयान की और ख़ुद अपनी ज़ात पर तनकीद की कि उसने ख्यालख्वानी के दौरान कब, कहाँ और कैसी गलतियाँ की हैं। सुपरमास्टर एंथनी पाउलिया और रिचवुड उसके सामने बैठे उसकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। उन्होंने कई पेचीदा सवालात किए। थर्मल ने बड़ी जहानत से जवाब दिया। फिर डॉक्टर डिसोजा ने कहा, थर्मल, ख्याल ख्वानी का मुजाहिरा करो। वो सुपरमास्टर के दिमाग में आकर बोला, हेलो, मैं बीजी थर्मल हाजिर हूँ, क्या चोर ख्यालात पढ़ूँ? सुपरमास्टर ने सांस रोक ली। वो इंटेलिजेंस के चीफ रिचवुड के पास आकर बोला, सुपरमास्टर ने सांस रोककर मुझे दिमाग से निकाल दिया, क्या मैं आपके चोर ख्यालात पढ़ूँ? रिचवुड ने सांस रोककर मुस्कुराते हुए कहा, ख्याल ख्वानी आते ही हमारे चोर ख्यालात पढ़ने लगे। शाबाश, ऐसी ही चालाकी से काम लिया करो। किसी पर भरोसा ना करो क्योंकि अपनों के अंदर भी दुश्मनी छुपी होती है। सुपरमास्टर ने कहा, जल्द ही तुम्हारी जहानत को अमली तौर पर आजमाया जाएगा। इससे पहले हर तरह से तुम्हारी हिफाजत के इंतजामात करने होंगे। थर्मल ने पूछा, आप कैसे इंतजामात करना चाहते हैं? तुम ऑपरेशन के बाद कमज़ोर हो गए हो, चंद लम्हों से ज़्यादा सांस नहीं रोक पाओगे। ऐसे में कोई दुश्मन तुम्हें ट्रैप कर सकता है, लिहाजा तुम पर तरमीमी अमल किया जाएगा ताकि दुश्मनों की यलगार को रोकने के लिए तुम्हारे दिमाग को लॉक किया जा सके। वो बोला, ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है कि मुझ पर तरमीमी अमल किया जाए। तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को मालूम है कि मेरे दिमाग से टेलीपैथी मिटा दी गई है। मैंने ये इल्म दोबारा हासिल कर लिया है, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में कोई मेरी तरफ नहीं आएगा। मैं 1 माह के अंदर अंदर अपनी योगा की सलाहियतें वापस ले आऊँगा। 1 माह का अरसा बहुत होता है। हम चाहते हैं तुम कल ही से काम शुरू कर दो। तुम्हारे मैदान अमल में आते ही सब ही तुम्हारे दिमाग में आने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम पर तरमीमी अमल करना लाजमी है। वो थर्मल के कमरे से बाहर आ गए। रिचवुड ने आहिस्तगी से कहा, यह खुशी की बात है कि हमारे पास एक टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया है, लेकिन उसकी बातों से बगावत की बू आ रही है। सुपरमास्टर ने कहा, इसीलिए तनवीमी अमल कराया जा रहा है। उसका दिमाग भी लॉक होगा और ये हमेशा एक कुत्ते की तरह हमारा वफादार रहेगा। खुशकिस्मती से ये एक ख्याल ख्वानी करने वाला हमें मिला है, इसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में रखा जाएगा। सुपरमास्टर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ, हमारे पास 1 नहीं 2 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। इंटेलिजेंस के चीफ रिचवुड ने हैरानी और खुशी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, ट्रांसफॉर्मर मशीन ने एक और नौजवान को टेलीपैथी का इल्म दिया था। उस जवान को ब्रेन मास्टर ने अपना मातहत बना लिया। फिर फरहाद ने उसे और बारबरा को ट्रैप किया था। फिर पता नहीं किस तरह वो फरहाद के तनवीमी अमल से आज़ाद हो गए थे और आज़ाद होकर कहाँ कहाँ भटकते रहे थे। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या वो जेरी हॉक है? हाँ, उसने समरकंद में बारबरा के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसका ऑपरेशन करवाया था, उसे मुकम्मल लड़की बनाया था, लेकिन फिर एक बार फरहाद के चुंगल में फंस गया। इस बार सलमान ने उसे नाकारा समझकर तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग से टेलीपैथी मिटा दी थी। वो एक आम इंसान की तरह यहाँ वाशिंगटन चला आया था। मुझे पता चला तो मैंने डी क्रूसो को हुक्म दिया कि उसे पकड़ ले। उसने जेरी हॉक को पकड़कर डॉक्टर डिसोजा के हवाले कर दिया था, यानी उसका भी ब्रेन वॉश किया गया है। हमारे हिप्नोटिज्म के माहिर जे परगोला ने तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग के अंदर से छुपी हुई टेलीपैथी को निकाला है। दिमाग से कोई चीज़ मिटाई नहीं जा सकती। उसे मिटाना चाहो तो वो तहत शऊर में जाकर छुप जाती है। बहरहाल हम खोई हुई तवानाई अपनी हिकमत अमली से हासिल कर रहे हैं। वो दूसरे कमरे के सामने आए।
वहाँ हिप्नोटिज्म का माहिर जे परगोला खड़ा हुआ था। वो मुसाफा करते हुए बोला, मैंने वो कमाल किया है जो कोई दूसरा तनवीमी अमल करने वाला नहीं कर सकता। यूं समझो कि मैं एक ट्रांसफॉर्मर मशीन हूँ। अपने अमल के ज़रिए इंसानी दिमाग को कुछ से कुछ बना डालता हूँ। सुपरमास्टर ने कहा, परगोला, ये तुम्हें बड़ी खराबी है, बोलते बहुत हो। भाई, कारनामा खुद बोलता है। कारनामा अंजाम देने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ है जेरी हॉक? उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहा। वो रहा जेरी। वो एक आरामदेह सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने उठकर कहा, आइए सुपरमास्टर एंथनी पाउलिया और चीफ ऑफिसर रिचवुड, मैं नई ज़िंदगी हासिल करने की खुशी में ये मशरूब पी रहा हूँ। क्या आप दोनों मेरी खुशी में शरीक होना पसंद करेंगे? उसने दोनों से मुसाफहा किया। जे परगोला ने कहा, आप लोग मशरूब पिएं और जेरी का इम्तिहान लें। मैं डॉक्टर डिसोजा को बुला कर लाता हूँ। वो चला गया। दोनों एक सोफे पर बैठ गए। जेरी ने 2 ग्लासों में उनके लिए मशरूब डालते हुए कहा, मैंने बारबरा के साथ शराफत से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। इसके लिए उसके साथ थोड़ी सी बेईमानी की। उसे धोखे से एक मशरूब पिलाकर उसे अपनी मामूला बना लिया। उसे ऑपरेशन कराने पर आमादा कर लिया। आप ही बताएं, मैंने उसे मुकम्मल औरत बनाकर कोई जुर्म किया था? सुपरमास्टर ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुमने अच्छा किया था। क्या ही अच्छा होता कि आज वो तुम्हारी बीवी होती। हमारी टीम में एक और टेलीपैथी जानने वाली का इजाफा हो जाता। उस संगदिल हसीना ने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया कि फरहाद के जाल में फंसा दिया और सलमान ने मेरी टेलीपैथी की सलाहियत छीन ली। रिचवुड ने कहा, शुक्र करो उसने जिंदा छोड़ दिया और हमें मौका मिल गया तुम्हें नई जिंदगी देने का, वरना तुम तो गए थे काम से। ये तुम लोगों की मेहरबानी है, लेकिन मैंने बारबरा से मोहब्बत और मेहरबानी की सज़ा पाकर यह सबक हासिल किया है कि ये बेईमान लोगों की दुनिया है। यहाँ बेईमानी करते रहने से दौलत, शोहरत और लंबी ज़िंदगी मिलती है। सुपरमास्टर ने कहा, शाबाश, बेईमानी करो दुश्मनों से और हम जैसे नेक दोस्तों से वफादारी करते रहो। नहीं मिस्टर एंथनी पाउलिया, बेईमानी की लुगत में दोस्ती और वफादारी के अल्फाज नहीं होते। बेईमान सबसे पहला वार अपने मोहसिनों और मेहरबानों पर करते हैं, और वो मैं कर चुका हूँ। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। फिर जेरी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? जेरी ने कहा, अपने अपने ग्लास खाली करने से पहले ये सवाल करते तो बच निकलने की कोई सूरत निकाल लेते। दोनों ने खाली ग्लासों को अपने हाथों से फेंकते हुए पूछा, ये इसमें क्या था? जेरी खामोश रहा, मगर उन्हें जवाब मिलने लगा। दोनों अपने अंदर कमज़ोरी और घबराहट महसूस करने लगे। उन्होंने मदद हासिल करने के लिए दरवाजे की समत देखा। वहाँ जे परगोला, बॉडीगार्ड डी क्रूसो और बीजी थर्मोल के साथ खड़ा हुआ था। सुपरमास्टर ने बॉडीगार्ड को देखते ही कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमें फ़ौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। ये जेरी ने हमसे धोखा किया है। डी क्रूसो ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। क्या बकवास करते हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। सॉरी, मैं तुम्हारा नहीं, जे परगोला का वफादार हूँ। जेरी ने कहा, इत्तफाक से मैं भी जे परगोला का मामूल और ताबेदार हूँ। बीजी थर्मोल ने कहा, मेरे दिमाग पर भी हिप्नोटिज्म के माहिर परगोला की हुक्मरानी है। दोनों ने हैरानी और परेशानी से जे परगोला को देखा। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम अमेरिका के सुपरमास्टर थे, क्या ये काफ़ी नहीं था? वो खामखा ज़ेरे ज़मीन तंजीम के भी सरबराह बनने की हमाकत कर रहे थे। मैं किसी मुल्क का वफादार नहीं हूँ और ना ही उनमें से कोई किसी का वफादार है। ये सब मेरे ताबेदार हैं और सिर्फ मेरी ही ताबेदारी करते रहेंगे। बॉडीगार्ड डी क्रूसो ने आगे बढ़कर सुपरमास्टर और रिचवुड की गर्दनें पकड़ी, फिर उन्हें उठाकर एक बिस्तर की तरफ धकेलता हुआ ले गया। वहां ले जाकर उन्हें उस बिस्तर पर फेंक दिया। जेरी ने सुपरमास्टर के दिमाग में पहुंचकर कहा, मेरे बॉस जे परगोला का हुक्म है कि मैं फ़ौरन तुम पर तनवीमी अमल करूं और तुम्हें उसका गुलाम बना दूं, ताकि तुम बदस्तूर अपने मुल्क के सुपरमास्टर रहकर हमारे काम आते रहो। बीजी थर्मोल ने इंटेलिजेंस के चीफ रिचवुड के दिमाग में आकर कहा, मेरे बॉस जे परगोला के हुक्म की तामील करो, अपना जिस्म ढीला छोड़ दो, तनवीमी अमल के लिए माइल हो जाओ। इस अमल के बाद तुम जे परगोला के गुलाम रहोगे और बदस्तूर इंटेलिजेंस के चीफ रहकर हमारी सिक्योरिटी के इंतजामात करते रहोगे। जे परगोला ने मुस्कुराकर देखा। वो दोनों बिस्तर पर चारों शाने चित पड़े हुए थे। उनकी आंखें बंद हो गई थीं। इससे जाहिर था कि जेरी और थर्मोल ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें सुला रहे थे ताकि ख्वाबीदा दिमाग पर अमल कर सकें। जे परगोला अपनी सिफात में शैतान था। उसने जेरी, थर्मोल, डी क्रूसो और डॉक्टर डिसोजा पर ऐसा तनवीमी अमल किया था कि वो चारों कभी उसके तनवीमी चुंगल से नहीं निकल सकते थे।
वो डी क्रूसो के साथ एक कमरे में आकर बैठ गया, फिर बोला, इंसानी दिमागों को तस्खीर करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी था, लेकिन जेरी और थर्मॉल के इजाफे से बड़ी सहूलतें पैदा हो गई हैं। डी क्रूसो ने कहा, तनवीमी अमल और ख्याल ख्वानी में खासा फ़र्क है। आपको किसी और पर अमल करने के लिए उसके करीब जाना पड़ता है, अपनी आवाज़ और मकनातीसी आंखों से उसकी आंखों में झांक कर उसे सहरज़दा करना पड़ता है, जबकि ख्याल ख्वानी करने वाले फ़ोन पर भी आवाज़ सुनकर अपने टारगेट के दिमाग में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने उन दोनों ख्याल ख्वानी करने वालों को अपनी मुट्ठी में रखा है। मेरी कोशिश होगी कि उनके ज़रिए मज़ीद टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप किया जाए। मैं कतरा कतरा करके टेलीपैथी का समंदर बनाऊंगा। जेरी और थर्मॉल 1 घंटे के अंदर वापस आ गए। जे परगोला के पास बैठ गए। जेरी ने कहा, तनवीमी अमल हो चुका है। उसके चोर ख्यालात से कुछ अहम बातें मालूम हुई हैं। एक तो ये कि टेलीपैथी जानने वाले विकी सोल को मिलिट्री हेडक्वार्टर में रखा गया है। उसके बंगले के बाहर और अंदर सख्त पहरा लगाया गया है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हिफाजती इंतजामात किए गए हैं कि वहाँ कदम रखने वाला दूसरा कदम उठाने के काबिल नहीं रहता। परगोला ने कहा, इतने हिफाजती इंतजामात के बावजूद उसकी खिदमत करने वाले, उसे खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें पहुँचाने वाले उस बंगले के अंदर आते जाते होंगे। थर्मॉल ने कहा, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ के ख्यालात पढ़े हैं। हालांकि वो चीफ है, लेकिन उसे भी आज तक विकी सोल के पास जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। कहा जाता है कि ज़रूरी बात हो तो उससे फ़ोन पर राब्ता करो। सिर्फ एक फ़ौजी जवान उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जाता है। वो दिन रात में कई बार सिर्फ 10 मिनट के लिए जाता है, फिर वापस आ जाता है। हर 10 मिनट के लिए ख़तरनाक हिफाजती इंतजामात को बेअसर बनाया जाता है। जे परगोला ने कहा, यह अहम मालूमात हैं। हम सोचेंगे कि विकी सोल को कैसे ट्रैप किया जाए। जेरी ने कहा, आज सुबह विकी सोल ने सुपरमास्टर को ये बुरी खबर सुनाई है कि उसकी खुफिया आर्मी के कई सिपाही और कमांडर मारे गए हैं और फार्मूलों के तमाम कागजात यहूदी ले गए हैं। डी क्रूसो ने कहा, अगरचे अल्पा खासी तजर्बाकार हो चुकी है, लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूँ इस कामयाबी के पीछे यहूदियों की नई खुफिया तंजीम है। हमें उस तंजीम के मुतल्लिक मालूम होना चाहिए। जब तक मालूम ना हो तब तक हम भी उनके लिए अजनबी और पुरस्कार बनकर रहेंगे। मेरे तजर्बात कहते हैं कि दुश्मन का चेहरा देखने और उसकी आदतें मालूम करने के बाद ही उसके मुकाबले पर आओ। जेरी ने कहा, सुपरमास्टर के ख्यालात ने बताया है कि शितारा और मरीना के दरमियान फूट पड़ गई है। शितारा ने यह शर्त पेश की थी कि सुपरमास्टर मरीना से दोस्ती नहीं करेगा, तब वो सुपरमास्टर के मुल्क के लिए काम करेगी। परगोला ने कहा, शितारा की ये शर्त हम मान लेंगे। मैं सुपरमास्टर को हुक्म दूंगा कि वो एलानिया शितारा से दोस्ती करे और दरपर्दा मरीना से भी राबता रखे। इस तरह हमें दोनों में से किसी के करीब पहुंचने और उसे ट्रैप करने का मौका मिलेगा। लंदन में डमी शितारा और डमी सरना रहते हैं। सुपरमास्टर फ़ोन पर उनसे राबता करके कहता है कि असली शितारा से राबता कराया जाए। वो असली शितारा दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे अपनी तमाम डमी से बात करती है और पैगामात वसूल करती है, फिर उसी के मुताबिक सुपरमास्टर से राबता करती है। अभी सुपरमास्टर अपनी तनवीमी नींद पूरी कर ले तो उसे हुक्म दूंगा कि शितारा को कॉल करे। सुपरमास्टर ने पिछली रात डमी शितारा से कहा था, लेकिन डमी ने रात 12 बजे के बाद बताया कि असली शितारा ने दस्तूर के मुताबिक राबता नहीं किया है। परगोला ने घड़ी देखकर कहा, अब तो दिन के 2 बज चुके हैं। उसने रात के 12 बजे राबता नहीं किया। अभी दिन के 12 बजे ज़रूर सुपरमास्टर के नायब के दिमाग में गई होगी। तुम फ़ौरन मालूम करो। जेरी ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर नायब के दिमाग में पहुंचकर बोला, मैं विकी सोल हूँ। सुपरमास्टर एक अहम मामले में मसरूफ़ हैं। उन्होंने पूछा है क्या शितारा ने राबता किया था। डमी शितारा ने फ़ोन पर माजरत चाही थी, कहा था कि असली शितारा से राबता नहीं हो रहा। जैसे ही वो राबता करेगी उसे सुपरमास्टर का पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। क्या तुमने पूछा नहीं कि रात के 12 का वक्त गुजर गया, दिन के भी 12 बज गए, राबता ना करने की वजह क्या है? क्या शितारा दोस्ती नहीं करना चाहती है? ऐसी बात नहीं है। डमी शितारा खुद हैरान है और असली शितारा से राबता ना होने पर परेशान है। ख्याल है कि वो बीमार है या किसी अहम मामले में उलझी हुई है। जेरी ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जे परगोला को तमाम बातें बताईं। परगोला ने कहा, शायद बीमार है, वरना अहम मामला क्या हो सकता है? कल रात तक वो फार्मूले अहम थे, लेकिन वहाँ शितारा का नाम सुनने में नहीं आया। सिर्फ विकी सोल और अल्पा की टीमें एक दूसरे से लड़ती रहीं। जी हाँ, और मरीना भी अपने टीम के साथ अचानक ही जंगल से कहीं चली गई थी। सुपरमास्टर के ख्यालात ने हमें बताया है कि वो दोनों ख्याल ख्वानी करने वालियाँ लापता रही थीं। फिर तो वो दोनों ही मुहिम्मा बन गई हैं। ज़रूर कोई गड़बड़ है।
हो सकता है दोनों में कोई झगड़ा ना हुआ हो, वो दोनों अब भी हम ख्याल सहेलियां हों, सुपरमास्टर से झूठ कहा हो, उनका एक साथ गायब हो जाना और फॉर्मूलों में दिलचस्पी ना लेना कोई मानी रखता है। जे पर गोला सोच में पड़ गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों कहाँ गुम हो गई हैं और गुम होकर क्या करती फिर रही हैं। तमाम दुश्मनों ने बड़ा जोर लगाया था कि बाबा साहब के इदारे से मेरी फैमिली के किसी फ़र्द को शिकार करके ले जाएं। यहूदी इस इरादे में कामयाब भी हुए थे, जोजो को ट्रैप करके ले जा रहे थे, लेकिन सानी और अली तैमूर ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया था। जोजो वापस आ गई थी और उसके दिमाग से अल्पा के तनवीमी अमल के असरात को ख़त्म कर दिया गया था। फिर दुश्मनों को पता चला कि इदारे में फरहाद और उसके दोनों बेटे नहीं हैं। यह ऐलान गुमराह करने के लिए था कि फरहाद, उसके बेटे और फैमिली के दूसरे सभी अफराद 24 घंटे तक इदारे में रहेंगे। जब दुश्मनों को मालूम हुआ कि उन्हें अहमक बनाकर उनके अदावती इरादे मालूम किए गए हैं तो सभी इदारे से मुंह फेर कर चले गए। मुझे मालूम था कि ऐसी हिकमत अमली से दुश्मन मायूस होकर चले जाएंगे, फिर मेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। मैं सोनिया और नौज़ायदा बच्चों को देखने के लिए इदारे में आ गया। सोनिया खुशी से फूल की तरह खिली हुई थी। उसने आला बीबी को गोद में लेकर कहा, मैंने बेटी उठा ली है, तुम तो पहले बेटे को गोद में लोगे। मैंने पूछा, तुमने ये क्यों सोच लिया कि पहले बेटे की तरफ आऊँगा? 90% लोग बेटा ही चाहते हैं, मैं बाकी 10% हूँ। मेरे ख़ानदान में एक बेटी की कमी थी, वो आज तुमने पूरी कर दी। मैंने आला बीबी को उसके हाथों से लेकर खूब चूमा। उस खूबसूरत सी बच्ची को देख देख कर दिल नहीं भरता था। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, बस अब दूसरे के लिए भी प्यार रहने दो। मैंने उसे सोनिया को दिया, फिर किबरिया को उठाकर चूमते हुए कहा, औलाद को जितना भी प्यार दो वो कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। कितने दिनों के लिए आए हो? एक दिन तुम्हारे लिए और एक दिन किबरिया के लिए है। बाकी ज़िंदगी के जो दिन रह गए हैं वो अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहूँगा। फिर तो इस लड़की के मुतल्लिक पेशगोई दुरुस्त है कि जो इसे देखेगा इसका दीवाना हो जाएगा। तुम पहली ही मुलाकात में अपनी बाकी ज़िंदगी इसके साथ गुजारने की तमन्ना कर रहे हो, ऐसे तो ये बड़ी मगरूर हो जाएगी। हुस्न में गुरूर की मिलावट हो तो उसमें और कशिश पैदा हो जाती है। तुम मेरी बेटी पर अभी से तनकीद ना करो। तुम्हारी लाडली तुम्हें मुबारक रहे, दूसरी बातें करो। दूसरों से दूसरी बातें की जाती हैं, तुम दूसरी नहीं हो, फिर दूसरी बातें क्यों करूं? खूब बातें बनाने के मूड में हो। भाई तुमने ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से मुखड़े दिखाए हैं, फिर मूड क्यों नहीं बनेगा? मैंने और सोनिया ने ज़िंदगी में बड़े मसाइब झीले थे और तरह तरह की मुसरतें भी हासिल की थीं, लेकिन उस रोज़ मैं ऐसी मुसरतों से माला माल हुआ था जो सोनिया के हवाले से मुझे मिल रही थीं। ऐसे वक्त सोनिया सानी ने मेरे दिमाग पर दस्तक दी, कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, पारस अपनी पूरी टीम के साथ पेरिस पहुंच गया है, बारबरा के साथ इदारे में आ रहा है। पाशा, मरीना, सफूरा और अब्दुल्ला का क्या किया जाए? मैंने कहा, पाशा को अभी मिलिट्री हेडक्वार्टर में रखो, मैं अभी मरीना से बात करता हूँ। सोनिया चली गई। मैंने सोनिया से कहा, तुम्हारा बेटा पारस आ रहा है। अच्छा, मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं? है तो सही, मगर कमबख्त तुम्हारे गुण ऐसे गाता है जैसे आसमान से सीधा तुम्हारे पेट में आया हो। अपनी पैदाइश का क्रेडिट बाप को नहीं देता है, फिर भी बाप पर गया है। एक हसीन नमूना अपने साथ ज़रूर रखता है। हाँ, बारबरा के साथ आ रहा है, लेकिन ये पहली हसीन लड़की है जो उसे इंसान बना कर रखती है, उसे इखलाक और तहजीब के दायरे में रखती है। चलो अच्छा है, पाशा और मरीना के मुतल्लिक बताओ। मैंने पाशा को फ़िलहाल मिलिट्री हेडक्वार्टर में रखने के लिए कहा है। मरीना के मुतल्लिक भी गौर करना होगा। ये दोनों ऐसे हैं जिन्हें यहाँ इदारे में कदम रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हम बेहद मसरूफ़ रहा करते हैं, उनकी वफ़ादारी और बेवफाई पर नज़र नहीं रख सकेंगे। अगर हमने हर 15 दिन बाद उन पर तनवीमी अमल ना किया तो ये आज़ाद होकर भटक जाएंगे। वो बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि आओगे तो तुम्हारे साथ बच्चों को लेकर जनाब तबरेज़ी साहब के हुजरे में हाज़िरी दूंगी। वहीं हम जनाब तबरेज़ी साहब से पाशा और मरीना के सिलसिले में मशवरा लेंगे। मैंने इदारे के मखसूस फ़ोन के ज़रिए जनाब तबरेज़ी साहब से राबता किया। उन्हें सलाम करने के बाद अर्ज़ किया, मैं सोनिया और बच्चों के साथ हाजिर होना चाहता हूँ, पारस भी पहुँचने वाला है। उन्होंने फरमाया, मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, आ जाओ। मैंने नन्ही आला बीबी को बाजुओं में उठाया। सोनिया ने किबरिया को गोद में लिया। हम हेडक्वार्टर से निकलकर बाहर आए। वहाँ हमारे लिए एक छोटी सी मोटर ट्रॉली आई। बाबा साहब का इदारा कई मील तक फैला हुआ था। एक किला बंद शहर की तरह फसील के अंदर
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटर ट्रॉलियां चलती रहती थीं। हम उसके ज़रिए हुजरे के सामने पहुंच गए। इजाज़त हासिल करके अंदर दाखिल हुए। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के सामने दोनों बच्चों को फर्श पर डालकर उनसे मुसाफहा किया, फिर दो जानू होकर बैठ गए। उन्होंने किबरिया और आला बीबी को बारी बारी उठाकर दुआ पढ़ी, उनकी पेशानियों को बोसा दिया, फिर उन्हें हमारे हवाले करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इन बच्चों को इज़्ज़त, शोहरत और खुशहाली नसीब होती रहेगी। वो खामोश हुए। हुजरे में चंद लम्हों तक सुकूत तारी रहा। फिर उन्होंने फरमाया, हम अपने मुख्तलिफ उलूम के ज़रिए इंसानों के दिलों और दिमागों के राज मालूम कर लेते हैं, लेकिन मुक़द्दर के भेद सिर्फ वही आलिमुल गैब जानता है, और कोई नहीं जानता कि अगले पल उस पर क्या उफ्ताद आन पड़ेगी, या अगले चंद लम्हों में वो खिलाफ तवक्को कामयाबी और कामरानी हासिल करने वाला है, या फिर मौत किसी भी लम्हे में उसे आकर दबोचने वाली है। ये कोई नहीं जानता, एक वही आलिमुल गैब जानता है। तुम किसी की तकदीर बनाने के लिए उसे दौलत दो। अगर मुक़द्दर में कंगाल रहना या अजाब उठाना है तो वो बदनसीब दौलत पानी की तरह बहा देगा, किसी तवाइफ या चोर डाकू के हवाले कर देगा। तुम किसी की तकदीर बिगाड़ना चाहोगे और उसके मुक़द्दर में सवरना लिखा होगा तो वो तदबीर और तकदीर के इश्तराक से सवरता ही चला जाएगा। यूं इंसानी हाथ ना किसी को बना सकते हैं ना किसी को बिगाड़ सकते हैं। तुम क्यों चाहते हो कि पाशा और मरीना की तकदीर तुम्हारी मुट्ठी में रहे? तुम जहाँ चाहो उन्हें बिठाओ और जहाँ चाहो उन्हें उठाकर फेंक दो। जो काम कुदरत का है वो तुम क्यों करोगे? माजी में तुमने कितने ही सरकश टेलीपैथी जानने वालों को अपना मुतीओ फरमाबरदार बनाया, फिर उन्हें आज़ाद कर दिया। फ़ाते आज़म वही होता है जो इलाके को फ़तह करता है, फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद उन इलाकों को आज़ाद कर देता है। दुश्मन लाशऊरी तौर पर तुमसे मुतासिर और मरूब होते हैं। उनके अंदर ये ख्याल पुख्ता होता है कि तुम आइंदा भी उनके टेलीपैथी जानने वालों को तस्खीर करते रहोगे और आज़ादी की खैरात देते रहोगे। यूं दुश्मन पर तहजीबी तासुर कायम होता है। वो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। मैंने और सोनिया ने सोचा था कि पाशा और मरियम के सिलसिले में उनसे मशवरे लेंगे, लेकिन हमारे कुछ पूछने से पहले ही वो मशवरे दे रहे थे। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़रूर, दिल की बात बिला झिझक बयान करो। जनाब, पाशा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। आज़ादी मिलते ही वो दुश्मनों के हत्थे चढ़ेगा, फिर दुश्मन उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने फरमाया, फ़ायदा उठाने दो। जो मुस्बत अंदाज में फ़ायदा नहीं उठाते वो फ़ायदे के धोखे में नुकसान उठाते हैं। अरब मुल्क तेल की दौलत से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं और इस्लामी ममालिक को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह इसराइल अपनी यहूदी सियासत के ज़रिए अमेरिका से कितने फ़ायदे उठाता रहता है और इसके बावजूद कैसी ज़िल्लतें कमाता रहता है। ये हिसाब करोगे तो इंकशाफ होगा कि ईमान से और सलीके से फ़ायदा ना उठाया जाए तो अंजाम कार नाकामी और ज़िल्लतें ही मिलती रहती हैं। इसलिए अंदेशा ना करो कि दुश्मन पाशा की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आपका हुक्म सर आँखों पर, हम पाशा और मरीना को आज़ाद कर देंगे। सोनिया ने पूछा, फरहाद के मुतल्लिक क्या हुक्म है? क्या ये यहाँ क़याम कर सकते हैं? मुझे अफसोस है, कवायद व कवानीन सब के लिए यकसां हैं। इस इदारे में किसी भी मियाँ बीवी को साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। अलबत्ता ये हो सकता है कि तुम इदारे के मगरबी जोन में रहती हो। फरहाद मगरबी जोन में से 2 मील के फासले पर रहे। तुम मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ दिन को किसी वक्त भी रिक्रिएशन हॉल में रोज़ाना मुलाकात कर सकते हो। उसी वक्त पारस की आवाज़ सुनाई दी, मोहतरम जनाब आली, मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे साथ बारबरा है। उन्होंने इजाज़त दी। दोनों ने अंदर आकर सलाम किया, फिर मुसाफहा करके उनके सामने 2 जानू हो गए। जनाब तबरेज़ी साहब ने कहा, पारस अपने बहन भाई के लिए निहायत ही कीमती तोहफ़ा लेकर आया है। पारस ने मुस्कुराकर अपनी जर्सी के अंदर से वो फार्मूले निकाले जो 12 अदद कागजात पर मुश्तमिल थे। उसने वो कागजात जनाब तबरेज़ी साहब के कदमों में रखते हुए कहा, ये मेरी और बारबरा की कमाई है। हम दोनों की ख्वाहिश है कि इस कमाई का फ़ायदा सबसे पहले किबरिया और आला बीबी को पहुँचे। उन्होंने तायद की, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ये बहन भाई गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के मालिक होंगे। सोनिया अपनी जगह से उठकर पारस के पास आई, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी पेशानी को बोसा दिया। इसके बाद बारबरा को गले लगाकर दुआएं दीं। बारबरा ने जनाब तबरेज़ी साहब से कहा, जनाब,
آج مجھے آپ کے سامنے دو زانو ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں اس ادارے میں رہ کر مزید علوم و فنون حاصل کرتی رہوں۔ انہوں نے کہا، بے شک تم اس ادارے میں رہنے کے قابل ہو، میں ابھی تمہاری رہائش کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ میں نے کہا، جناب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمیں کن معاملات میں دلچسپی لینی چاہیے۔ تم دلچسپی لو یا نہ لو، معاملات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر تم سب ان میں الجھتے جاتے ہو۔ آئندہ بھی یہی ہوگا۔ اب جاؤ، میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے۔ ہم سب انہیں سلام کر کے حجرے سے باہر آئے۔ باہر آتے ہی پارس نے سونیا کو بازوؤں میں جکڑ کر خوب چومتے ہوئے کہا، جناب تبریزی صاحب کے سامنے جرت نہیں ہوئی، اپنی مما سے لپٹنے کے لیے دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ وہ ہنستی رہی اور وہ اسے چومتا رہا۔ میں نے کہا، دیوانے برخوردار بس کرو، باقی حسرتیں کوارٹر میں پوری کر لینا۔ ہم وہاں سے کوارٹر میں آئے۔ میں نے کہا، تم سب یہاں باتیں کرو، میں پاشا کے سلسلے میں علی سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے دوسرے کمرے میں آ کر علی کو مخاطب کیا۔ علی نے کہا، میں ثانی کے ذریعے آپ سے باتیں کرنے والا تھا۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ پارس نے صومالیہ میں کیا کیا ہے۔ صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ تمام فارمولے لے آیا ہے۔ پاپا، وہ شیطان وہاں سے حاتم تائی بن کر آیا ہے۔ وہ سپر ماسٹر، ماسک مین، شیتارا اور الپا وغیرہ کو فارمولوں کے 2 کاغذات خیرات کرنے والا تھا، لیکن یہودی 10 کاغذات چھین کر لے گئے۔ کیا یہودی جو کاغذات لے گئے ہیں وہ اصلی ہیں؟ ثانی نے پاشا کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا ہے۔ پارس نے پاپگ مائس قبیلے میں پہنچنے کے بعد ان فارمولوں کو بدھ کی کھوپڑی سے نکالا تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے دوسرے 12 کاغذات پر پاشا سے ان فارمولوں کی نقل کروائی تھی۔ اصل کاغذات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ نقل کے 12 کاغذات میں سے 2 کاغذات سب کے سامنے یہ کہہ کر جلا دیے تھے کہ وہ اپنے حصے کے 2 کاغذات جلا رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اصل کاغذات تو ہمارے پاس ہیں، یہودیوں کے پاس بھی اصل فارمولے گئے ہیں لیکن وہ ادھورے ہیں۔ بائی دا وے، پاشا کے خیالات اور کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ پھر تو پارس نے اس کی لا علمی میں گڑبڑ کی ہوگی، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر پارس کو بلایا، پھر پوچھا، کیا تم نے فارمولے کے 10 کاغذات یہودیوں کے حوالے کیے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے جو کو اغوا کرنے کی جرت کی تھی، اس جرت پر انہیں انعام دیا ہے۔ یعنی کوئی گڑبڑ کی ہے؟ ثانی نے پاشا کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا ہے، تم نے ہو بہو اصل فارمولوں کو دوبارہ لکھوا کر انہیں یہودیوں کے حوالے کیا ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ پاپا، جب میں پاشا سے ان فارمولوں کی نقل کروا رہا تھا تب باربرا پاشا کے دماغ میں تھی۔ قوت سماعت و بصارت اور جسمانی و دماغی قوتوں سے متعلق بہت سی دواؤں کے مرکب بنانے کے نسخے لکھے ہوئے تھے۔ باربرا نے ہر فارمولے میں 2-4 دواؤں کے نام تبدیل کرا دیے۔ پاشا اسے اپنے اندر محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے سمجھ رہا تھا کہ وہ اصل فارمولوں کے مطابق لکھتا جا رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم نے چال اچھی چلی ہے، لیکن یہودی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ وہ ان فارمولوں سے دوائیں تیار کر کے پہلے کسی ایک عام شخص پر انہیں آزمائیں گے، یوں پتہ چل جائے گا کہ فارمولے جعلی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد کہ وہ سب جعلی ہیں پھر بھی وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وہ کیسے برخوردار؟ وہ ایسے کہ سپر ماسٹر، ماسک مین اور شیتارا وغیرہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلی ہیں۔ یہودی واویلا مچائیں گے کہ وہ جعلی ہیں، تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہودی ازل سے جھوٹے ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے اصل کو جعلی کہہ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے پاپا کہ شیتارا، سپر ماسٹر اور ماسک مین وغیرہ ان فارمولوں کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پر دھاوا بولیں گے۔ تل ابیب، جافا، حیفا اور یروشلم میں بڑے ممالک کے جاسوس اور خطرناک تنظیموں کے تخریب کار پہنچ رہے ہوں گے۔ اسرائیل کے بڑے شہروں کا امن و امان غارت ہو جائے گا۔ وہاں ذہین اور تجربہ کار سراغ رسانوں کا میلہ لگے گا تو یہودیوں کی نئی خفیہ تنظیم پردوں میں چھپی نہیں رہ سکے گی۔ یہ راز کھل جائے گا کہ وہ خفیہ تنظیم کیسی ہے، ان میں کون لوگ ہیں اور وہ کس انداز سے کام کرتے ہیں۔ میں نے بیٹے کو فخر سے مسکرا کر دیکھا، پھر علی کے پاس پہنچ کر اسے ساری تفصیلات بتائیں۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، اسی لیے میں اسے شیطان کہتا ہوں۔ واقعی پاپا، اس نے یہودیوں کو فارمولے دے کر انہیں ایک طویل عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اور صرف یہودیوں ہی کو نہیں، تمام دشمنوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے ایک دوسرے سے لڑانے کی فضا قائم کر دی ہے۔ پاشا کہاں ہے؟ ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ ثانی سے کہو میرے پاس آئے، میں تمہارے دماغ میں رہوں گا، اس طرح ہم تینوں باتیں کر سکیں گے۔ ثانی نے آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا، جناب تبریزی صاحب کا مشورہ ہے کہ پاشا اور مرینا کو آزاد کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے پاپا،
ان کے مشورے کے پیچھے کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ میں ابھی پاشا کو آزاد کر دوں گا۔ ویسے آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟ کیا ہمیں پیرس میں رہنا چاہیے؟ بیٹی، راوی چین لکھتا ہے، تم دونوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب تک آرام اور سکون ہے شادی کے مسئلے پر غور کرو اور اس کے لیے کوئی مبارک دن مقرر کر لو۔ اوہ نو پاپا، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔